करते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए है और उन बच्चों के लिए भी है जिनका पृथ्वी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ। क्लास 11 के बुक में ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट है, विषय है, और इसमें चैप्टर 2 में हम लोग को दिया हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो इसमें हम लोग सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले का पार्ट का वीडियो आप लोग देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके लिए हम लोग 3 तरह के सिद्धांत के बारे में बताए हैं, एक तारक, द्वैतारक और आधुनिक सिद्धांत। अब हम लोग जो सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं वो तीनों में एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे कि एक तारक सिद्धांत किस तरह का है, द्वैतारक सिद्धांत किस तरह का और आधुनिक तारक सिद्धांत कौन सा है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्रारंभिक सिद्धांत, मतलब पृथ्वी कैसे बना, इसके बारे में सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया। तो इसके बारे में सबसे पहले जो सिद्धांत था वो एक हमारे जर्मनी के विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम थे इमैनुअल कांट। क्या नाम है इनका? इमैनुअल कांट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक सारे परिकल्पनाएं दी, लेकिन उनमें से सबसे पहले जो दिया था वो है जर्मनी के इमैनुअल कांट महोदय ने। कब दिया था? तो 1755 ईस्वी में दिया था। 19755 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले दिया था कि पृथ्वी कैसे बना। और ये जो सिद्धांत था उस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, सबसे ज़्यादा, चूंकि ये पहला था, इससे पहले किसी ने नहीं बताया कि हमारा पृथ्वी कैसे बना है, तो ये उस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। लेकिन होता क्या है कि नए नए जन्म होते हैं और नए नए वैज्ञानिक आते हैं, तो उनमें नए नए परिवर्तन होता है किसी भी सिद्धांत में। तो हुआ क्या कि जब इमैनुअल कांट ने सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत का नाम था गैसीय राशि सिद्धांत। ठीक है, अब इसी जो इमैनुअल कांट सिद्धांत दिए 1755 ईस्वी में, गैसीय राशि सिद्धांत, उसमें एक फ्रांस के गणितज्ञ थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया और एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखिए, जिसको कहते हैं नीहारिका परिकल्पना। तो नीहारिका परिकल्पना क्या है? इस परिकल्पना को फ्रांस के वैज्ञानिक, महान गणितज्ञ भी थे वो, लाप्लास ने दिया 1796 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, ये 1755 में दिया गया था और ये 1796 में दिया गया है। ये दिया गया है लाप्लास महोदय के द्वारा, ये दिया हो गया है इमैनुअल कांट के द्वारा। इमैनुअल कांट का जो परिकल्पना है उनका संशोधित रूप है नीहारिका परिकल्पना, इसमें लिखा हुआ भी है। यह परिकल्पना कांट की, कौन सा कांट? इमैनुअल कांट जो है, शॉर्ट नेम लिखे हैं हम, परिकल्पना का संशोधन रूप है। मतलब इस परिकल्पना को सुधार करके, थोड़ा सा बदल करके एक नया परिकल्पना दिया गया है जिसका नाम है नीहारिका परिकल्पना। इसके अनुसार मतलब इस परिकल्पना क्या कहा गया, कैसे पृथ्वी बना? तो इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी जो बना है, ग्रह जो बना है, ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों से हुआ है। स्पेस में जो है धीमी गति से धूल कण उड़ रहे थे। ठीक है, अब हुआ धीमी गति से होने के साथ क्या होता है, हमारे ताप में कमी आई और धीरे धीरे सघनता बढ़ते गया। ठीक है, तो क्या हुआ? धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित था। इसका मतलब धीमा गति में घूम रहा था, इससे क्या हुआ कि हमारे उस धूल कण में, उस पदार्थों में ठंडा महसूस हुआ, ठंडा उत्पन्न होने लगा और वो फिर धीरे धीरे ठोस होने लगा, जमने लगा, और उसी प्रकार से हमारा 9 का 9 ग्रह बने हैं। ये नीहारिका परिकल्पना और लाप्लास द्वारा कहा गया है। फिर क्या होता है, नीहारिका परिकल्पना में फिर से नए नए वैज्ञानिक आते हैं, नए नए भूगोलवेत्ता आते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं और फिर से एक नया परिकल्पना बनाते हैं। ऐसे अनेक हैं। तो जस्ट एग्जाम्पल 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो सिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने एक संशोधन किया और फिर नीहारिका परिकल्पना को बदल करके एक नया संशोधन दिया। इस तरीके से अनेक सारे संशोधन किए गए हैं और अनेक से परिकल्पनाएं दी गई, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पर परिकल्पना में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए सही हो गया। तो इसके बारे में हम लोग जाने कि पृथ्वी की परिकल्पना कैसे हुआ। हालांकि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मात्र 2 ही परिकल्पना दिया गया है, एक नीहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट के बारे में, इसके बारे में, और एक आधुनिक सिद्धांत के बारे में। लेकिन हम एक परिकल्पना और बढ़ाएंगे, 1-2, जिससे आप लोग का और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये जो परिकल्पना है
चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहणु परिकल्पना है। तो अभी हम लोग पिछले पैराग्राफ में क्या देखें, पिछले से पैराग्राफ में क्या देखें, निहारिका परिकल्पना जो लैप्लास द्वारा दिया गया था। तो अभी इसी के तहत हम लोग एक और देखेंगे। इसमें क्या कहते हैं, चैम्बरलिन ये कौन है, एक वैज्ञानिक का नाम है। मोल्टन कौन है, वैज्ञानिक का नाम है। कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले। चैम्बरलिन अमेरिका के रहने वाले हैं, मोल्टन अमेरिका के रहने हैं। इन दोनों ने मिलकर के एक परिकल्पना दी, क्या दी, जिसका नाम है ग्रहणु परिकल्पना। इसमें क्या है, इस परिकल्पना को सन 1900 में दिया गया था, 1900 में दिया गया था पूरा, ना 1901 ना 1902 ना 1899, 1900 में दिया गया था, जो कि दो अमेरिका के विद्वान हैं और चैम्बरलिन मोल्टन। इन्होंने बताया इस परिकल्पना के अनुसार शुरुआत में ब्रह्मांड जो था, मेरा जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, वो घूमते हुए एक सूर्य के निकट में था। ध्यान रखिएगा, आप चाहे कोई भी परिकल्पना पढ़िए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, आपको एक न एक सूर्य जरूर मिलेगा, पक्का एक सूर्य, ठीक है, प्रत्येक से। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, ये सूर्य के कारण हुआ है और ये सभी में मिलेगा, चाहे वो आप बिग बैंग सिद्धांत पढ़िए या कोई भी सिद्धांत पढ़िए। चूंकि पृथ्वी कैसे बना, इसका प्रमाण जो है एकदम सही वाला किसी के पास नहीं है, सब अपना अपना एक अनुमानित परिकल्पना दिया है, अनुमानित दिया, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य है वो है हमारा बिग बैंग सिद्धांत। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड में घूमते हुए एक सूर्य का निकट से एक तारा गुजरा। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि सूर्य उसमें बहुत बड़ा था, बहुत गर्म था, आज जितना सूर्य गर्म है ना उससे कई ज्यादा गर्म था। तो उस समय सूर्य के नजदीक से एक तारा गुजरा, जो कि दोनों का दिशा जो था अपोजिट था। अब जब गुजरा तो गुजरने के बाद तारा के अंदर एक शक्ति था, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि बुक में इसका जिक्र नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण ही था। तारा क्या किया, सूरज से आकर्षित किया कुछ पदार्थ, उसका क्या लिखा हुआ है, तारा का गुरुत्वाकर्षण से सूर्य का कुछ पदार्थ तारे की ओर आकर्षित हुआ और फिर धीरे जाकर के विस्फोट हुआ और फिर उसी से सारे एक एक करके ग्रह बने। ये तुरंत नहीं बनता है, लंबे लंबे समय में बनते हैं। क्या कह रहे हैं फिर से समझिए, मोल्टन ने ग्रहणों परिकल्पना क्या दिया कि एक सूर्य था, बहुत भयंकर सूर्य था, उसमें एक तारा उसके नजदीक से गुजरा और जब तारा गुजरा तो उस तारे में कुछ शक्ति थे जिससे सूरज का कुछ चीजों को, कुछ पदार्थ को अपने और अट्रैक्ट किया, जिससे क्या हुआ कि सूरज में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे ग्रह, आज हमारे पास 8 ग्रह बने। इस सिद्धांत जो ग्रहणु सिद्धांत है, इनके समर्थन हमारा जेम्स और जीन्स में भी किया है, ठीक है। जेम्स जीन्स जेफरे ने भी हमारा इनका समर्थन किया है, लेकिन इन्होंने भी एक नया परिकल्पना दिया है कि पृथ्वी कैसे बना है। देखिए समझते हैं कौन सी परिकल्पना वो। तो जेम्स जीन्स एक नाम है और जेफरे, इन्होंने द्वारा ज्वारीय सिद्धांत दिया है। इसमें क्या कहा है, इसमें भी सेम है, बस थोड़ा सा आधुनिक है। क्या है देखिए, इस सिद्धांत को सबसे पहले सन 1919 ईस्वी में, ये कब दिए थे, 1900 ईस्वी में, और 19 साल के बाद 1919 ईस्वी में जेम्स द्वारा दिया गया था। जेम्स जीन्स कौन है, जो हमारे ज्वारीय सिद्धांत को दिया है। तो जेम्स जीन्स जो है 1919 में एक सिद्धांत देते हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी और बाकी ग्रह कैसे बना। इस सिद्धांत का जेफरे ने संशोधन किया। अब ध्यान दीजिएगा, जेम्स जीन्स ने एक सिद्धांत दिया 1919 में, फिर क्या किया, जेफरे ने इनका संशोधन रूप प्रस्तुत किया और संशोधन रूप प्रस्तुत करने के बाद बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार एक बहुत प्राचीन सूर्य था, ठीक है। क्या लिखा हुआ, अति प्राचीन काल, बहुत प्राचीन समय की बात है। सूरज एक गैसीय विशाल के रूप में था, ठीक है, गैस का एक बहुत बड़ा पिंड था, ठीक है। और आज भी हमको पता है कि हाइड्रोजन में, सूरज में हाइड्रोजन हीलियम गैस भरपूर मात्रा में है, तो गैस का पिंड था। अब जो तारा वाला कंसेप्ट यहाँ देख रहे हैं, वो तारा वाला कंसेप्ट यहाँ भी देखिएगा। उस जो बहुत बड़ा सूर्य था, उसके नजदीक से घूमते घूमते एक विशालकाय बहुत बड़ा तारा भी गुजरा। देखिए, इसके निकट से एक बहुत बड़ा तारा, ठीक है, एक बहुत बड़ा तारा घूमते घूमते गुजरा। अब गुजरने के बाद जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ा गति में, अब जैसे देखिए आप खड़े हैं, ठीक है, और आपके बगल से बहुत स्पीड से ट्रेन गुजरेगा तो आपका मुंह वगैरह सब फूल जाएगा।
अगर आपको विश्वास नहीं है, हालांकि कीजिएगा नहीं, लेकिन जब आप ट्रेन चल रहा हो और जाके गेट पे खड़े हो जाइएगा तो आपका बाल के साथ साथ आपका चेहरा, आपका हाथ सब उड़ने लगेगा। अगर आप बैलेंस नहीं बना के रखिएगा तो गिर भी जाइएगा, ठीक है। तो वो सोचिए कि ट्रेन का स्पीड है और प्राकृतिक का स्पीड कितना होता है। तो वही देखिए कि सूरज एक बहुत बड़ा गैस का पिंड था, उसके नजदीक से एक घूमते घूमते तारा गुजरा और तारा गुजरने के बाद फिर विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद फिर से ग्रह वगैरह का निर्माण होता है। तो मिलता जुलता है, लेकिन इनमें से सबसे जो अच्छा है, सबसे सर्वमान्य सिद्धांत वो है बिग बैंग सिद्धांत। उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा तारा घूमते घूमते गुजरा, उसके बाद में ज्वार उत्पन्न हुआ, सूरज की सतह पर ज्वार उत्पन्न हुआ और फिर धीरे 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 समय गुजरा और ग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये था हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। इसमें हम लोग मोल्टन का सिद्धांत, जेम्स जेफरे का सिद्धांत, निहारिका परिकल्पना, लैपलास का सिद्धांत और इमैनुअल कांट का सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया। बाकी का सिद्धांत हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।